बच्चों ये है हमारा चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे सिविक्स में। सो वी आर डूइंग चैप्टर 5 ऑफ योर सिविक्स फ्रॉम योर NCERT नोट टेक्स्ट डेमोक्रेटिक राइट्स। ये है लेक्चर 240। सो चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि देखो पिछले दो चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था। पिछले दो चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन से दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कौन सी दो मेजर जो चीजें होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। चैप्टर 3 में आपने देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्हें जो उसे घड़ी घड़ी इलेक्ट होना पड़ता है लोगों द्वारा। फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस होते हैं और पीरियडिकली होते हैं, एक परफेक्ट टाइम पे होते हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस किए जाते हैं। चैप्टर 4 में पढ़ के आए कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे होनी चाहिए जो सर्टेन रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करे। ये एलिमेंट्स नेसेसरी हैं बट सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस मतलब इलेक्शंस जरूरी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी जरूरी हैं। अब इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस को एक तीसरे एलिमेंट से मिलना पड़ेगा। कौन सा तीसरा एलिमेंट है? एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। अगर आप सरकार को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हो, तो इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, इनके अलावा तीसरा एलिमेंट कौन सा है? एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स टू मेक अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। ठीक है। इलेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस, थर्ड एलिमेंट है एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। ये तीन आपको चीजें देखनी पड़ेंगी ताकि आपकी गवर्नमेंट बने डेमोक्रेटिक। Even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. Citizens' democratic rights set those limits in a democracy. जो मोस्ट प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, जो मतलब एकदम प्रॉपरली इलेक्ट होके आते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए, भले कितने भी प्रोसेसों के बाद वो रूलर बन के आए हैं, हमारे नेता बन के आए हैं, पर उन्हें कुछ राइट्स हैं जो उन्हें फॉलो करनी है, हमें देनी है, कुछ हमारे अधिकार हैं जो हमें देने हैं और उनको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। मतलब ऐसे रूलर हैं, भगवान नहीं है, ये सोचना है उनको। सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स इन अ डेमोक्रेसी। हमारी उनको लिमिट्स कौन सी क्रॉस नहीं करनी है, वही राइट्स हमको हमारा डेमोक्रेसी देता है। सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट्स सेट दोज लिमिट्स इन अ डेमोक्रेसी। मतलब एक रूलर को कोई रूलर अपने आप को सब कुछ ना समझने बैठ जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक भी बनाता है। ठीक है। यही इस बुक का फाइनल चैप्टर है जो आप इस बुक में पढ़ोगे। पहले हम इस बुक के अंदर कुछ रियल लाइफ केसेस, इस चैप्टर के अंदर रियल लाइफ केसेस पढ़ेंगे कि आप इमेजिन करो कि अगर हमें राइट्स ना दे हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स ना दे, अधिकार ना दे, तो हम किस तरह से जी पाएंगे, मतलब लाइफ कैसी होगी विदाउट राइट्स। हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइट्स का मतलब क्या है, राइट्स की जरूरत क्या है, और इंडिया को फोकस करके ये सारी बात होगी। ऑब्वियसली आप जो भी पढ़ रहे हो इंडिया को फोकस करके सारी बात होगी, और हम एक एक करके सारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि राइट्स क्या हैं, राइट्स क्यों चाहिए हमें, एंड राइट्स कौन कौन सी हैं हम सिटीजन्स के पास। और दूसरी बात ये भी पढ़ोगे कि हम इन राइट्स का यूज कैसे कर सकते हैं, कौन हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारी राइट्स को एनफोर्स कराएगा, मतलब सब उसको माने, कौन ऐसा करेगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि राइट्स का जो स्कोप है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो चैप्टर के अंदर आप ये सब देखने वाले हो। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स NCERT टेक्स्ट बुक। आते हैं हम पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 इन योर लेटेस्ट एडिशन ऑफ NCERT। टॉपिक का नाम है लाइफ विदाउट राइट्स। अगर राइट्स नहीं है तो लाइफ कैसी होगी।
सो इस बुक के अंदर आपने देखा था कि आप घड़ी घड़ी राइट्स के बारे में बोल रहे हो। सो आपको नीचे कहा जा रहा है कि भाई ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो आगे 4 चैप्टर पढ़ के आए हो आप अपनी सिविक्स की टेक्स्ट बुक में। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स करो। चैप्टर 1 के हिसाब से ये ब्लैंक फिल करो, चैप्टर 2 के हिसाब से ये ब्लैंक फिल करो, चैप्टर 3 के हिसाब से ये और ये, चैप्टर 4 के हिसाब से ये ब्लैंक। अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स, तो आगे ढूंढ लेना चैप्टर 1 में क्या था वो लिख लेना। चैप्टर 2 में अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स कर देना यहाँ पे भी, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जस्ट कंप्लीट दिस, मतलब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर करोगे तो अच्छा। So now let us now begin with 3 examples of what it means to live in the absence of rights. अभी इस बुक के अंदर आप 3 एग्जाम्पल्स देखोगे कि बिना राइट्स के रहना, मतलब बिना हक के, बिना अधिकार के रहना क्या होता है। समझो मेरे पास कोई राइट नहीं है, मतलब मैं एक लेडी हूँ और मुझे कहा जा रहा है कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप लेडी हो इसलिए आप पढ़ा नहीं सकते। सो अगर ये हक ना हो मेरे पास तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। सो राइट्स की एब्सेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी ना लगें। हमें राइट्स मिली हैं तो हम लोग को उसकी वैल्यू करनी चाहिए, पर हम यहाँ 3 केसेस देखेंगे जहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिली हैं तो उनका हाल क्या है। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, ये एक किस्सा है, ये एक पूरा इंसिडेंट है जिससे आपको पता लगेगा कि भाई राइट्स नहीं होना क्या होता है, अगर किसी के पास हक ना हो तो कितनी प्रॉब्लम है। ये है पेज 75 के अंदर। अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली 600 लोगों को सीक्रेटली उठाया गया यूएस फोर्सेस द्वारा पूरी दुनिया से और उन्हें एक प्रिजन में डाल दिया गया इन ग्वांटानामो बे, एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। देखो जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस ने कुछ 600 लोगों को पूरी दुनिया से सीक्रेटली उठवा लिया। 600 लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सीक्रेटली उठवा लिया और उन्हें आके ग्वांटानामो बे करके एक जगह पे उसके प्रिजन में डाल दिया, उसकी जेल में आके बंद कर दिया। ये जेल कहाँ आई? ये जेल अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है और ये जेल है क्यूबा के बाजू में, कहाँ? ग्वांटानामो बे में। करीब 600 लोगों को उठा लिया गया अमेरिकन नेवी द्वारा और वो 600 लोग दुनिया में से किसी भी हिस्से से उन्हें उठा के, मतलब घर वालों को भी पता नहीं कि हमारे घर वाले कहाँ गए, अचानक से एक दिन वो गायब हो गए और फिर जब पता लगाया तो पता लगा वो तो जेल में बंद है अमेरिका की। अभी क्यों किया ऐसा? पहले तो 600 लोगों को उठाया, तो आपको क्या इसमें पढ़ना है? तो आपको देखो एक नाम आ रहा है, एनस फादर जमील एल बन्ना। एनस फादर जमील एल बन्ना वॉज अमंग देम। सो एनस करके है एक चाइल्ड है। सो एनएस करके चाइल्ड का पापा जमील एल बन्ना वो भी इन 600 लोगों में था जिनको अमेरिका की सरकार ने सीक्रेटली उठा के जेल में जाके बंद कर दिया था अमेरिका में। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड, अमेरिकन सरकार ने क्या बोला, वो इन 600 लोगों को क्यों उठा रही है? तो अमेरिकन सरकार ने बोला they were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11 September 2001। तो जब इन 600 लोगों को सीक्रेटली उठवा लिया अमेरिकन सरकार ने, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने बचाव में बोला कि ये लोग यूएस के एनिमीज हैं, ये जो हमने 600 लोग उठाए हैं ये यूएस के एनिमीज हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये मतलब किसी न किसी तरह से जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, ये लोग उस अटैक से जुड़े हुए हैं। सो ये सारे लोग क्रिमिनल्स हैं, अमेरिका के क्रिमिनल हैं ये लोग।
In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. अमेरिका ने ये जो इन लोगों के आगे सीधा अमेरिका में बंदी बना लिया उठा के, उन्होंने उस सरकारों से पूछा भी नहीं, मतलब जिस देश से वो लोग उठा रहे थे इन लोगों को, उन्होंने पहले, मतलब एक रूल होता है कि आपको उस देश की गवर्नमेंट को बताना पड़ता है हम आपका ये बंदा ले जा रहे हैं, इसको जेल कर रहे हैं। अमेरिका ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने लोग उठाए और बंद कर दिए जाके अपनी जेल में। और उनपे ये आरोप था कि वो लोग 11 सितंबर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट इन लोगों को ये सजा दे रहा था जेल की। इन मोस्ट और even inform about like other prisoners, al-Banna's family got to know that he was in that prison only through the media. अब जब ये 600 लोगों को उठाया गया और ये सीक्रेटली किया गया, मतलब सपोज कोई जना सुबह घर से निकला होगा दुकान जाने के लिए और वो रात तक घर नहीं आया, वो दूसरे दिन घर नहीं आया, तो फैमिली ढूंढने लगी भाई गया कहाँ। अब वो तो उनको तो किसने, मतलब सीक्रेटली, मतलब दुकान के रास्ते से ही अमेरिका के लोगों ने उठा के सीधा अपनी जेल में ले गए। तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि, मतलब वो तो ढूंढेंगे ना, जो बच्चे हैं वो तो कहेंगे पापा घर नहीं आए, या उनकी जो वाइफ होगी वो कहेंगे भाई मेरे हस्बैंड नहीं घर आए। तो जब उन्होंने टीवी चालू की, न्यूज़ चैनल्स के अंदर उन्हें ये खबर मिलती है कि हमारे जो घर वाले हैं वो तो जेल के अंदर हैं, अमेरिका ने तो उठा लिया है। मतलब उनको ये भी उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हम आपके हस्बैंड को जेल कर रहे हैं। मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना घर वालों को, ये भी नहीं पता था और उन्हें उठा लिया गया। तो उनको कहाँ से पता लगा? टीवी देख के, मीडिया से। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन वर नॉट अलाउड टू मीट देम। और उन लोगों को उठा लिया गया, तो जो इन प्रिजनर्स की फैमिलीज थी, मतलब इन कैदियों की फैमिलीज, मीडिया को और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स तक को इनसे मिलने नहीं दिया गया। अमेरिका ने स्ट्रिक्टली बोला हम मिलने नहीं देंगे। The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them there or not. US आर्मी ने ही सब कुछ किया। US आर्मी ने ही इनको अरेस्ट किया, उनकी पूछताछ की, इंटरोगेट किया, और उन्हीं ने डिसाइड किया कि इन लोगों को रखना है कि छोड़ना है। मतलब किसी को कुछ नहीं, मतलब सब अमेरिका ने किया। There was no trial before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach courts in their own country. मतलब इन prisoners को मतलब इनकी ट्रायल भी नहीं हुई। मतलब वो होती है ना, अपने बचाव के लिए इन वकील हायर किए जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको कोर्ट में ले ही नहीं जाया गया, उनको कोई मुकदमा नहीं लड़ने दिया गया, और इन प्रिजनर्स को कुछ हक ही नहीं था। मतलब आप कुछ बात नहीं कर सकते हो, अपने बचाव में वकील नहीं रख सकते हो, आप अपनी कंट्री से मदद नहीं मांग सकते हो। सिंपली आप गुनहगार हो, अमेरिका को हम आपको उठा रहे हैं, वैसा कुछ। सो अब क्या हुआ? अब मतलब ये तो गलत चीज हो रही है। आप क्योंकि एक जो आप किसी को उठा रहे हो और उसको अपने बचाव का मौका भी नहीं दे रहे हो, शायद वो सही हो, शायद आपने भूल से उठाया हो, तो बचाव का मौका मिलना चाहिए किसी को भी। सो ये कानून बोलता है। सो तब क्या हुआ? तब एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक ह्यूमन राइट्स संस्था आगे आई, क्योंकि ये सही में गलत हो रहा था। 600 लोगों को उठा लिया गया था, उनको बचाव का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आगे आई, collected information on the condition of prisoners in Guantanamo Bay and reported that prisoners were being tortured in ways that violated the US laws. तो ये संस्था इन लोगों के लिए तो आगे आई, मतलब इन द सेंस कि इन लोगों को इतनी बुरी हालत थी, इन लोगों को बहुत खराब तरह से ट्रीट किया जा रहा था, जो कि अमेरिका के भी कानूनों के खिलाफ था। इन लोगों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा था, बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो ये संस्था आगे आई, उस संस्था ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि इन प्रिजनर्स की कंडीशन क्या है इस ग्वांटानामो बे में, जहां पे अमेरिका ने इन्हें आके बंद करा है, एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड यूएस लॉज। ठीक है, आप दूसरे देश के तो लॉज नहीं मान रहे हो, आप उठा के आ गए हो,
चांस भी नहीं दे रहे हो, पर आप इतना बुरा सलूक कर रहे हो इन लोग के साथ, जो कि आपके खुद की कंट्री के लॉज के खिलाफ है। हर कंट्री के लॉ होते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो क्रिमिनल के साथ, ऐसा नहीं। तो आप इनको अपनी कंट्री के भी लॉज तोड़ रहे हो। तो ये जो एक संस्था है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने सारे इकट्ठे किए डॉक्यूमेंट्स कि इन प्रिजनर्स के साथ अमेरिकन सरकार बहुत बुरा कर रही है। पेज नंबर 76 पे देखते हैं। They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties। मतलब उनको तो इतना मतलब इतना खराब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कि इतना बुरा, तो जो अगर देश की सरहद पे आप झगड़ते हो और अगर आप वहाँ दूसरे देश का कोई आदमी उठा लेते हो, उसके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट ना किया जाए, उससे भी बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था। क्योंकि मतलब इंटरनेशनल पीस ट्रीटी साइन करता है हर देश, तो हर देश के अंदर कुछ है कि आपको हमारे नागरिक के साथ ऐसा नहीं करना। मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। अब जो लोग प्रिजनर्स थे, मतलब उनके साथ जैसे इतना बुरा हो रहा था, जो ये 600 लोग थे, इनमें से कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब कई लोगों उसके खिलाफ गए कि आपने हमको किस बिना पे उठाया, कैसे आप उठा के आ गए हो हमको हमारे देश से, और हमें कुछ मौका भी नहीं दे रहे हो खुद को प्रूव करने का। ये लोग हंगर स्ट्राइक पे चले गए, काफी लोग हंगर स्ट्राइक पे चले गए। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। इन्हें तो भी नहीं छोड़ा गया, जबकि पूरी जांच पड़ताल के बाद निकला कि भाई ये लोग गिल्टी नहीं है, ये लोग कसूरवार नहीं है उस 11 सितंबर के हादसे के। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स बाय द an independent inquiry by the UN supported these findings। तो ये मतलब सारी इंक्वायरी एक यूएन संस्था, मतलब यूएन ने भी सपोर्ट किया कि भाई नहीं, ये लोग गुनहगार नहीं हैं। द यूएन सेक्रेटरी जनरल said the prison in Guantanamo Bay should be closed down। The US government refused to accept these pleas। इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी उस टाइम बोला था कि ये जो आपने ये जो प्रिजन, ये जो जेल है ग्वांटानामो बे की, जो इतनी खतरनाक जेल है जहाँ पे इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, आपको ये जेल बंद कर देनी चाहिए। पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं थी। एक इंटरनेशनल संस्था, एक यूनाइटेड नेशंस का भी अमेरिका नहीं सुन रही थी। यहाँ मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से राइट्स ही नहीं है, मतलब मतलब मानव अधिकार नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इन लोगों की हम पे नजर पड़ी, कैसे ये लोग हमको लेके चले गए, मतलब कुछ है ही नहीं जो चीज उनको बचा सक रही है, कोई अधिकार ही ये लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे आप, ये फर्स्ट केस है जिसमें ऐसा हुआ। अच्छा, अभी एक जने ने इवन ये जो आपने एक नाम पढ़ा जब मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, जमील एल बन्ना। सो जब ये जमील एल बन्ना को उठाया गया, उसके चाइल्ड है एनस। सो एनस ने चिट्ठी लिखी उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था मतलब जो थे टॉनी ब्लेयर। उसने टॉनी ब्लेयर को चिट्ठी लिखी, डियर मिस्टर टॉनी ब्लेयर। ये चिट्ठी है पेज 75 पे। चाइल्ड ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को, उसके पापा को उठा के ले गई है उनकी सरकार। तो चिट्ठी में लिख रहा है या लिख रही है, एनस है, सो आई थिंक लड़का है। सो फर्स्टली हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई सेंट अ लेटर टू ईयर, वाई डिडंट यू रिप्लाई। बोले मैंने आपको 2 साल पहले भी चिट्ठी लिखी थी पर आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था पर आपने रिप्लाई नहीं किया। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या आपने मेरे पापा को प्रिजन में कहाँ रखा है? क्यों मेरे पापा को इतना दूर आपने रखा है? ग्वांटानामो बे में क्यों इतना दूर रखा है जेल में? मेरे को पापा की याद आती है। मैंने मेरे पापा को 3 साल से नहीं देखा। मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे आदमी हैं। हर कोई बोलता है मेरे पापा के बारे में कि वो एक अच्छे आदमी हैं। आपके बच्चे तो क्रिसमस आपके साथ मना पाते हैं पर मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम लोगों ने 3 साल तक ईद अकेले मनाई है हमारे पापा के बिना। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है आप मुझे आंसर करोगे। थैंक यू
फ्रॉम एनएस जमील एल बन्ना, मतलब एनएस जो चाइल्ड का नाम है, जमील ए बन्ना, जमील एल बन्ना उसके डैडी का नाम। 9 years old, मतलब 9 साल के बच्चे ने चिट्ठी लिखी अमेरिका के राष्ट्रपति को कि आपने मेरे पापा को क्यों उठाया हुआ है, वो भी इतना दूर कि हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ठीक है आपने उठाया है, उनको पनिश किया है, पर हम उनसे मिल पाए उतना तो रखो। अब एक दूसरा, अब यहाँ देखो इनके पास शायद कोई राइट होता, ये जो 600 लोगों को उठा, मतलब उनके पास राइट ही नहीं था, कोई अधिकार ही नहीं था उनको, मतलब अपना कोई अधिकार वो यूज नहीं कर पा रहे थे। तो देखो राइट्स के एब्सेंस में क्या हो जाता है। पेज नंबर 76 पे एक और किस्सा देखते हैं, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में राइट्स, अधिकारों के बारे में। आपने जब ये ग्वांटानामो बे का, ये जो जेल का किस्सा पढ़ा, तो आपको लगा होगा कि ऐसा होता नहीं है, ये मतलब हजारों में लाखों में ऐसे कभी एक बार ही ऐसा होता होगा, ये एक्सेप्शन है भाई, कभी ऐसा होता होगा। फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट्स टू सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कि एक देश की सरकार दूसरे देश के सिटीजन्स को राइट नहीं दे रही है, अधिकार नहीं दे रही है। तो आपको लगता होगा कि ऐसा किस्से बहुत कम होंगे, कि ऐसा तो ना होए, भाई अमेरिका है तो वो कर रही है थोड़ी मनमानी, पर ऐसा नहीं होता होगा। तो अभी इसलिए हम दूसरा किस्सा देख रहे हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में क्या हालत है और वहां पे जो सिटीजन्स हैं सरकार ने उनकी क्या हालत कर रखी है वो पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। क्या है सऊदी अरेबिया में हालत, कंसीडर दीज फैक्ट्स। सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वहां के रूल्स देखो। पहला रूल, द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। कंट्री जो सऊदी अरेबिया कंट्री है उसको कौन रूल करता है, उसको हेरिडिटरी किंग, मतलब हेरिडिटरी क्या होता है, हेरिडिटरी किंग मतलब भाई उसके पिता भी राजा थे, उसके पिता भी राजा थे, ठीक है। सऊदी अरेबिया में कौन से हैं, कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। सेकेंड पॉइंट, the king selects the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change any of their decisions. जो राजा है वही लॉ, मतलब लेजिस्लेचर जो भी लॉ की कमेटी है उसे चुनता है, राजा ही एग्जीक्यूटिव्स को ही चुनता है, राजा ही जजेस भी चुनता है, ठीक है। जबकि आपको पता है किसी भी डेमोक्रेसी में ये सब अलग होते हैं, मतलब लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है, जुडिशरी सब इंडिपेंडेंट होते हैं। पर सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, राजा ही सबको चुनता है, एक राजा सब कुछ चुनता है। द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, ही अपॉइंट्स द जज एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। समझो जज ने किसी को फांसी की सजा सुनाई तो राजा ऑन द स्पॉट उसमें इंटरफेयर करके बोल सकता है नहीं इसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ दिया जाए, मतलब जज का भी कुछ नहीं चलता है, मतलब राजा ही सब कुछ है। सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्च डज नॉट लाइक। तीसरा, सिटीजन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, मतलब राजा है वही है भाई, आज आप खड़े हो गए, जैसे अभी इंडिया में आम आदमी पार्टी बन गई या कोई भी नई नई पार्टियां बन जाती हैं भाई, दिन ब दिन आए दिन बन जाती हैं, कोई भी बना लेता है पार्टी, खड़ा हो जाता है इलेक्शन में। तो सऊदी अरब में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कोई पार्टी नहीं बना सकते। और दूसरी बात, राजा को जो पसंद नहीं वो मीडिया नहीं दिखा सकती, टीवी पे वही दिखाया जाएगा जो राजा को अच्छा लगे, न्यूज़पेपर में वही लिखा जाएगा जो राजा बोलता है। मोनार्च मतलब वो तानाशाह राजा। There is no freedom of religion. Every citizen is required to be Muslim. Non-Muslim residents can follow in private but not in public. ये सबसे बुरी चीज है सऊदी अरब के कानून की, क्या, There is no freedom of religion, मतलब ये राइट भी नहीं है, ठीक है। हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राइट टू रिलीजन होता है, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। यहाँ ऐसा है कि नहीं, आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, हर सिटीजन को मुस्लिम ही होना चाहिए। अगर सपोज आप कहीं बाहर से आए हो और आप नॉन मुस्लिम रेसिडेंट हो,
तो आप अपनी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, पर अपने घर पे प्राइवेटली। आप पब्लिक में अपनी रिलीजन नहीं दिखा सकते, ठीक है। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ 2 वुमेन। सो औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके साथ बहुत पाबंदियां हैं कि औरतों को फेस कवर करना है, सर कवर करना है, बहुत बहुत ज़्यादा। और एक आदमी की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर है। सपोज कि एक औरत कुछ बोलेगी कि ऐसा हुआ तो उसका नहीं माना जाएगा, और एक आदमी बोलेगा उसका माना जाएगा। 2 औरतें बोलेंगी तो थोड़ा सोचा जाएगा। मतलब औरतों की भी कोई राइट नहीं है वहां पे। दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरब, देयर आर मैनी कंट्रीज इन द व्हेन सेवरल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट। तो ये तो आपने सऊदी अरेबिया के रूल्स देखे, ऐसे बहुत सारे देश हैं हमारे दुनिया में, इस वर्ल्ड के अंदर, जहां पे ऐसे अजीबोगरीब रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, ऐसे खराब रूल्स फॉलो होते हैं। सो ये था हमारा एक, मतलब यहाँ आपने पहला केस जो देखा ग्वांटानामो बे का केस देखा, उसमें आपने देखा कि भाई एक अमेरिकी सरकार ने किसी भी देश की सरकार की बात नहीं सुनी, दूसरे देश की सरकार ने दूसरे देश के नागरिकों को राइट नहीं दी, हक नहीं दिया, ठीक है, वो समझे। पर यहाँ तो खुद के देश की सरकार ही खुद के नागरिकों को राइट्स नहीं दे रही है, ठीक है। सो ये एक दूसरा केस था जिसमें आप देख सकते हो कि राइट का होना कितना जरूरी है। मतलब आपको यहाँ जो एक एक पॉइंट आपने पढ़ी, आपको फील हो रहा होगा यहाँ राइट होनी चाहिए, यहाँ राइट होनी चाहिए, यहाँ पर राइट्स नहीं है सिटीजन्स के पास। पेज नंबर 76 पे ही हम तीसरा किस्सा पढ़ते हैं, एथनिक मैस्कर इन कोसोवो। सो अब जैसे आपने सऊदी अरब के केस में पढ़ा कि भाई सऊदी अरब में क्यों ऐसा खराब हो रहा है, तो आपके मन में आया होगा क्योंकि वो मोनार्ची है। मोनार्ची मतलब राजा का रूल है, इसलिए वहां इतना बुरा हो रहा है लोगों के साथ, आपके मन में ऐसा आया होगा। फिर आप सोच रहे होगे पर ऐसा तो उन देशों में तो नहीं होता होगा जहां पे डेमोक्रेसी होती होगी, जहां पे रूलर्स अपनी पसंद से चुन सकते हैं, वहां ऐसी हालत तो ना होए। पर अब हम कोसोवो के बारे में पढ़ेंगे, एथनिक मैस्कर इन कोसोवो। सो कोसोवो की स्टोरी पढ़ते हैं। कोसोवो कहाँ है, तो दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। सो ये कोसोवो एक यूगोस्लाविया की जगह है, मतलब अलग होने से पहले कोसोवो यूगोस्लाविया में ही आता था। यूगोस्लाविया कंट्री है, उसी में ही कोसोवो आता था। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन, बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। अब क्या हुआ, इन दिस प्रोविंस, ये जो कोसोवो था, कोसोवो जब देखो कोसोवो किसमें था, कोसोवो था यूगोस्लाविया में। सो कोसोवो में जो पॉपुलेशन थी वो थी अल्बेनियन। कोसोवो में कौन सी पॉपुलेशन थी, कोसोवो में पॉपुलेशन थी अल्बेनियन। पर पूरे देश में सर्ब्स थे, पूरे यूगोस्लाविया में सर्ब्स मेजोरिटी में थे, पर कोसोवो में कौन थे मेजोरिटी में, अल्बेनियन। A narrow-minded sub-nationalist मिलोशेविक had won the election। अब क्या हुआ, एक narrow-minded, एक जो कहते हैं ना छोटी सोच वाले सर्ब जीत गया। एक इलेक्शंस हुए जो कि बाकायदा इलेक्शन कैसे होते हैं, अच्छे से इलेक्शंस हुए जैसे होते हैं डेमोक्रेसी में। सो जीता कौन, एक सरफिरा, एक पागल सर्ब जीत गया, और वो नैरो माइंडेड था, वो सोच छोटी रखता था। नेशनलिस्ट सर्ब मतलब खाली अपनी रिलीजन को आगे मानता था। सो वो जीत गया, उसका नाम था मिलोसेविक, वो इलेक्शन जीत गया। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। अब उसकी जो सरकार थी वो कोसोवो अल्बेनियंस को बहुत परेशान करने लगी, उनको हैरान करने लगी। ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। वो चाहता था पूरे देश में सिर्फ सर्ब का ही हक हो, मतलब कोसोवोस का नामो निशान ना रहे। Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serb. So ये जो सर्ब लीडर्स थे, सर्ब लीडर्स थे, सर्बियन लीडर्स थे, सर्ब लीडर्स थे, उनका मानना था कि कोसोवो में भी जो अल्बेनियन
फॉलो नहीं होना चाहिए, जो ये अल्बेनियन रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो नहीं होना चाहिए, तो उनको देश छोड़ देना चाहिए, कोसोवो छोड़ देना चाहिए। या तो हम जो जैसा बोले वैसा रहें। सो सर्ब जो सर्बेनियंस थे, सर्ब थे वो मेजॉरिटी थे और अल्बेनियंस कौन थे? माइनॉरिटी। सर्ब मेजॉरिटी थे और अल्बेनियंस कौन थे? माइनॉरिटी। और देश का रूलर कौन बना, नेता कौन बना? सर्ब वाला बना। तो सर्ब वाला बना तो इन अल्बेनियंस को हैरान करने लग गया। जैसे मैं आपको बात, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो हिंदू मुस्लिम समझ लो। जैसे भाई हमारे देश में हिंदूज मेजोरिटी में है और दूसरी कोई रिलीजन है माइनॉरिटी में, ठीक है, और हमारा कोई हिंदू राजा बन जाए और वो बोले, हिंदू नेता बन जाए कि नहीं, कि हम इनको नहीं रहने देंगे, तो देश की हालत क्या हो जाए। सो ऐसा ही समझो, सर्ब मेजोरिटी में थे, सर्ब हिंदू समझ लो, दूसरी कास्ट दूसरी रिलीजन समझ लो अल्बेनियन, ये माइनॉरिटी थी, ये मेजोरिटी थी। सर्ब वाले इनको जीने ही नहीं दे रहे थे, बहुत हैरान कर रहे थे। एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बेनिया शुड आइदर लीव। उनको कहा गया कि या तो आप देश छोड़ दो या तो आप हमारी जो सत्ता है उसे स्वीकार करो, आप मतलब हमारा रूल स्वीकार करो या तो देश छोड़ दो। दिस इज वॉट हैपन टू एन अल्बेनियन फैमिली इन अ टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। अब यहाँ एक और किस्सा है, एक किस्सा लिखा हुआ है, एक अल्बेनियन फैमिली के साथ क्या हुआ कोसोवो के शहर में। अल्बेनियन क्या कौन थे? अल्बेनियन वो कम्युनिटी थे जिनको ये लोग सहन नहीं कर रहे थे, उनको कह रहे थे आप देश छोड़ दो या तो आप सर्ब की तानाशाही स्वीकार करो। सो ये अप्रैल 99 में एक अल्बेनियन फैमिली के साथ कुछ बुरा हादसा हुआ कोसोवो में। क्या हुआ? 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband Izet, staying warm by the stove। 74-year-old की एक बूढ़ी लेडी किचन में बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि 77 के थे। उनके साथ वो स्टोव में, उनका स्टोव था उसमें गर्मी ले रही थी, मतलब हाथ जो आप कहते हो ना, ठंड से बचने के लिए थोड़ी आग में हाथ सेक रही होंगी। They had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town। जोर जोर से धूम धड़ाके हो रहे थे, बहुत आवाजें आ रही थी, पर उनको अंदाजा नहीं था कि जो सर्बियन के ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, वो कोसोवो में आ चुके हैं इन लोगों पे हमला करने, अल्बेनियंस पे। The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" अब दूसरी चीज उसे याद आती है, इस लेडी को, बतीशा को, उससे पूछा गया, अचानक से उनका आगे का दरवाजा तोड़ के 5-6 सोल्जर्स घुस आए, 5-6 सर्बियन सोल्जर्स घुस आए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोगों के बच्चे कहाँ हैं। और उस लेडी के सामने ही सामने उसके 77-year-old हस्बैंड के छाती में, चेस्ट में इन लोगों ने 3 गोलियां मार दी, 3 बारी गोलियां मारी। जैसे ही वो उनका हस्बैंड उनके सामने मर रहा था, उस टाइम उन सोल्जर्स ने उनकी उंगली से उनकी वेडिंग रिंग निकाल दी और उनको बोला तुम यहां से चली जाओ, और उनका घर जलाने लग गए। और उनको बोला तुम यहां से निकलो, उनकी अंगूठी निकाल के बोला तुम यहां से निकलो, वेडिंग रिंग निकाल दी। मतलब वो लूटते भी थे, ये आप देख सकते हो, लुटेरे भी थे, मार भी रहे थे, लुटेरे टाइप भी थे। उनको बोला गया तुम यहां से निकल जाओ, और घर जलाने लग गए। She was standing on the street in the rain with no house, no husbands, no possessions but the clothes she was wearing। अब उस दिन बारिश हो रही थी। ये 74-year-old की लेडी सड़क पे आ गई थी क्योंकि उनका घर जला दिया गया था, उनके हस्बैंड को मार दिया गया था, घर जल गया, उनका सब कुछ जल गया। वो खड़ी थी बीच सड़क पे, बरसात में, बिना घर
बिना हस्बैंड, बिना कोई चीज, उनके हाथ से अंगूठी तक निकाल ली गई थी, उनके शरीर पे सिर्फ कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, एक लेडी को 1 मिनट में उन्होंने बेघर कर दिया। आप सोचो, हम सब इतना सेफली अपने घरों में रह रहे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, और इस लेडी के साथ 2 मिनट में उन्होंने ऐसा किस्सा कर दिया, उस लेडी को एकदम अकेला कर दिया। दिस न्यूज रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ वॉट हैपेंड टू थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस इन दैट पीरियड। ये आपने एक किस्सा सुना, ये ऐसा बहुत सारे अल्बेनियंस के साथ हुआ, जो भी कोसोवो में रहते थे उन सब अल्बेनियंस के साथ ऐसा ही किया गया, क्योंकि जो यूगोस्लाविया के जो सर्ब थे वो चाहते थे कि ये अल्बेनियंस हैं, इनका पूरा नाम और निशान मिट जाए। डू रिमेंबर दैट दिस मैसेकर was being carried out by the army of their own country working under the direction of a leader who came to power through democratic elections। आप ये चीज याद रखो, इस जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई, इस चीज में एक चीज याद रखो, ये सब कौन कर रहा था, ये सारा कांड कौन कर रहा था, मैसेकर कौन कर रहा था, ये सारा कांड उन्हीं के देश की आर्मी कर रही थी, उन्हीं के साथ। और ये आर्मी किसके अंडर काम कर रही थी, ये आर्मी किसका सुन रही थी, ये आर्मी सुन रही थी उसी लीडर का जिनको इन्हीं लोगों ने वोट किया था डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। यूगोस्लाविया में डेमोक्रेसी थी, यूगोस्लाविया में ऐसा इन्होंने लीडर चुन लिया कि वो लीडर सरफिरा था, उसको सिर्फ अपनी कास्ट को, अपनी रिलीजन को आगे बढ़ाना था, दूसरी रिलीजन को घटाना था। वो सब करने के लिए उसने आर्मी अपने अंडर कंट्रोल कर ली, और ऐसा ऐसा वो अपने देश में करा रहा था। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ किलिंग्स बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडिसेस इन रिसेंट टाइम्स। तो ये सबसे एक बुरा इंस्टेंस था जहां पे कि आप भेदभाव कर रहे हैं किसी से ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कि वो किस सभ्यता से, उस हिसाब से उनके साथ भेदभाव। ये 1999 का किस्सा है, ठीक है। सो आज से तकरीबन कुछ ही साल पहले, मतलब बहुत ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवेंट टू स्टॉप दिस मैसेकर। मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वाज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जब ये यूगोस्लाविया की बातें जब दूसरे देश में, दुनिया के दूसरे देशों को पता लगी, तो दुनिया के बाकी देश हेल्प करने आगे आए यूगोस्लाविया में जो हो रहा था। और जो मिलोसेविक था, मिलोसेविक को उसके पावर्स वापस ले लिए गए, वो जो लीडर था उसके पावर्स ले लिए गए, और उसका मुकदमा चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मिलोसेविक लॉस्ट हिज पावर, वॉज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब उसने जो है, उसने अपराध किया है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। मतलब उस पे कौन सा मुकदमा डाला गया कि वो पूरी इंसान जाति का ही गुनहगार है, इंसान जाति, उसने इंसानियत का गुनहगार है, ह्यूमैनिटी का गुनहगार है। सो इस तरह से आपने ये 3 केसेस में देखा कि राइट्स होना कितना जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आज यहीं एंड करते हैं, पेज 77 के इस यहाँ तक हम एंड करते हैं, ठीक है। सो आपको ये जो पेजेस हैं, इतने आपको पेज नंबर 74 से लेके पेज 77 तक अच्छे से रीड करना है। एंड इसके अलावा आपको पेज 76 पे अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसका आंसर लिखेंगे। पेज 76 का क्वेश्चन है ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर अ सर्ब, अगर आप सर्ब होते, वुड यू सपोर्ट व्हाट मिलोसेविक डिड इन कोसोवो। जो मिलोसेविक ने कोसोवो में किया था, क्या आप उस चीज को सपोर्ट करते। जो मिलोसेविक ने कोसोवो में किया था, क्या आप उस चीज को सपोर्ट करते। डू यू थिंक हिज प्रोजेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सर्ब डोमिनेंस वॉज गुड फॉर द सर्ब्स। क्या आपको लगता है जो इसने ये सब किया, मतलब अल्बेनियंस पे ऐसे धड़ाधड़ मरवाया, तो क्या वो जो सर्ब का डोमिनेंस फैलाना चाह रहा था कि भाई सर्ब ही मेजोरिटी बन जाए, सर्ब को मेजोरिटी डोमिनेट कराना चाह रहा था, क्या वो सच में सर्ब्स के लिए अच्छा था। सो आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। सो
ट्राई टू आंसर इट एंड आई एम हेल्पिंग यू नाउ हाउ टू आंसर इट. सो आपको इस चीज का आंसर लिखना है. सो इफ यू आर अ सर्व वुड यू सपोर्ट व्हाट मिलोसेविक डिड. अगर आप खुद सर्व होते तो क्या आप मिलोसेविक को सपोर्ट करते. सो आंसर है ऑब्वियसली नो, हम ऐसी चीज सपोर्ट कभी नहीं करते. सो आंसर आई वुड नॉट सपोर्ट. हम लोग ऐसी चीज, आई वुड नॉट सपोर्ट व्हाट मिलोसेविक डिड इन कोसोवो. मैं सपोर्ट नहीं करती जो मिलोसेविक ने कोसोवो में किया था उस चीज को. एक्चुअली his project of establishing सर्ब डोमिनेंस, जो उसने ये सब करना चालू किया था, सर्ब का डोमिनेंस. डोमिनेंस मतलब उनकी पकड़ बनाए रखने के लिए, उनको डोमिनेट कराने के लिए. सर्ब को डोमिनेट कर वॉज नॉट गुड, वॉज नॉट गुड इवन फॉर द सर्ब्स. ये चीज सर्ब्स के लिए भी अच्छी नहीं थी, भले वो सर्ब की अच्छाई के लिए कर रहा था. वॉज नॉट गुड इवन फॉर द सर्ब्स, ये तो सर्ब्स के लिए भी अच्छा नहीं था. क्यों? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है, अगर आप सीधा सीधा देखो ये पूरी इंसानियत के ही खिलाफ था, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं था. ठीक है, सो वो सर्ब का भला नहीं कर रहा था, वो इंसानियत का खून कर रहा था. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर. जस्ट रीड अप टू पेज नंबर, रीड फ्रॉम पेज नंबर 74. ये मेरी नई एडिशन है. आई एम टीचिंग यू फ्रॉम न्यू एडिशन. अगर इफ यू आर हैविंग एन ओल्ड एडिशन सो पेज नंबर शायद डिफरेंट होंगे, बट अंदर से कुछ बदला नहीं है, सिर्फ पेज नंबर डिफरेंट होगा. सो जस्ट रीड इट. जिसकी पुरानी एडिशन है उसके लिए बोल रही हूँ, जिसकी न्यू है उसके पेजेस मैच करेंगे. सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर. जस्ट रीड द चैप्टर, दीज 4 pages up to here. So I am ending my lecture. Read each and everything. Write each and every point which I am saying you to write, and that question we discussed. Write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.